ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स है। इसमें हम वर्टिब्रेट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व एलिमेंट्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हर एक का जो है वो रोल को की तरफ हम जाएंगे। तो अगर हम वर्टिब्रेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो जो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स हैं इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसका मतलब है कि जो हार्ट और ब्लड वेसल्स की वॉल्स होती हैं ये कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने इसकी वजह से ब्लड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पंप करती हैं। तो ब्लड इसका मतलब है कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकलता और ब्लड जो है जब मूव करता है तो हार्ट से ये आर्टरीज़ में जाता है, आर्टरी से फिर आर्ट्रियूल्स में, आर्ट्रियूल से फिर ये कैपिलरीज़ में और कैपिलरी से होता हुआ फिर ये वेन्यूल्स, फिर वेन्स में और उसके बाद फिर दोबारा फिर वेना कैवा के थ्रू हार्ट में वापस आ जाता है। तो जो एक्सचेंज ऑफ बिटवीन ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो जस्ट कैपिलरी लेवल पे होता है। बाकी जो लेवल हैं जैसे कि वेन्स हैं या आर्टरीज़ हैं वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होता। तो एज एग्जांपल में अगर हम फ़िश को देखें तो फ़िश में आपको पता है कि गिल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। इसके अलावा बॉडी में जो है ये गैसेस यूज़ होती है, ऑक्सीजन यूज़ होती है, एनर्जी यूज़ होती है और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो पैदा होते हैं। तो ये जो ब्लैक एरो इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं ये फ़्लो एंड डायरेक्शन ऑफ द ब्लड को बोलते हैं। तो अगर हम फ़िश की स्पेसिफिकली बात करें तो फ़िश का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कंपेयर टू अदर वर्टिब्रेट्स वो डिफरेंट है क्योंकि इसमें वन वे सर्किट पाया जाता है और बाकी जो वर्टिब्रेट्स है उसमें टू वे सर्किट पाया जाता है। और हम लोग पता है कि वन वे सर्किट ऐसा होता है जिसमें ब्लड हार्ट में जस्ट वन टाइम आता है, यानी कि जैसे ब्लड वेन के थ्रू हार्ट में आता है हार्ट इसको पंप कर देता है गिल्स की तरफ और गिल से वापस हार्ट में आने की बजाय जैसे कि अदर वर्टिब्रेट्स में होता है वो सीधा आर्टरीज के थ्रू बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन और जो एनर्जी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का बायस बनता है। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम वर्टिब्रेट का सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए तो उसमें ब्लड जो होता है टू टाइम हार्ट में आता है, फर्स्ट टाइम फ्रॉम बॉडी और सेकंड टाइम फ्रॉम द लंग्स। तो इसी तरह अगर हम जो करेक्टर्स हैं वर्टिब्रेट ब्लड के डिस्कस करें तो ओवरऑल जो वर्टिब्रेट ब्लड है ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और न्यूट्रिएंट्स को। ये इसका पहला रोल है। सेकंड जो उसका रोल वो जो ब्लड है ये प्रोवाइड करता है डिफेंस हमें अगेंस्ट द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल और वायरसेस। इसके अलावा जो ब्लड है ये प्रिवेंट करता है ब्लड लॉस क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो क्लॉटिंग का पर्पस करते हैं या कोगुलेशन का पर्पस करते हैं जिससे फर्दर लॉस ऑफ ब्लड जो है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। इसके अलावा ब्लड हमें बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने और पीएच को मेंटेन रखने में भी हेल्प करता है। तो ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है क्योंकि ये एक लिक्विड है, इसी वजह से जो वर्टिब्रेट ब्लड है ये स्पेशलाइज्ड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। तो जैसे कनेक्टिव टिश्यू है जैसे हम टिश्यू बोलते हैं कि जो है वो कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स, तो इसी तरह जो ब्लड है इट इज़ आल्सो कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स और लाइक अदर कनेक्टिव टिश्यू ब्लड में एक फ्लूइड मैट्रिक्स पाई जाता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं और इसके अलावा सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं या सेल्स टाइप्स होते हैं जिसको हम फॉर्म एलिमेंट्स कहते हैं। तो अगर हम पहले टाइप जो सेलुलर मैट्रिक्स है जिसको हमने प्लाज्मा कहा है उसको स्टार्ट करें तो बेसिकली ये जो वर्ड प्लाज्मा है ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है एनीथिंग फॉर्म और मोल्ड, कोई चीज़ बनी या इसको हमने मोल्ड किया। और इसका कलर जो है वो बेसिकली स्ट्रा होता है, स्ट्रा कलर का प्लाज्मा पाया जाता है। इसमें लिक्विड पार्ट जो है वो इसको हम ब्लड का लिक्विड पार्ट भी कहते हैं। तो अगर मैमल्स की हम स्पेसिफिकली बात करें तो मैमल का अबाउट 90% जो प्लाज्मा होता है ये वाटर पर मुश्तमिल होता है और ये आपको पता है कि वाटर सॉल्वेंट है तो ये जो 90% सॉल्वेंट मीडियम है ये प्रोवाइड करता है मीडियम टू फॉर डिज़ोल्विंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा एक प्रोटीन्स का एक ग्रुप भी पाया जाता है जिनमें एल्बुमिन, फाइब्रिनोजिन और ग्लोबुलिन शामिल हैं और ये ब्लड प्लाज्मा का अदर 7% पार्ट जो है ये बनाते हैं। तो इसके साथ जो कंसंट्रेशन ऑफ ये प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, ये वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट करती है और ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होती है इस पे इनका इन्फ्लुएंस होता है। इसी तरह जो एल्बुमिन है अगर हम उसकी स्पेसिफिकली बात करें तो 60% जो एल्बुमिन है ये प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है ये एल्बुमिन होती है और इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है ये वाटर मूवमेंट में है। इसके साथ जो सेकंड प्रोटीन है इसको हम फाइब्रिनोजिन बोलते हैं।
तो इन एडिशन टू प्लेटलेट्स फाइब्रिनोजन जो है इनका इसका रोल भी जो है वो ब्लड कोगुलेशन या क्लॉटिंग में है, जो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। इसके साथ जो ग्लोबुलिन है इसमें मोस्टली जो इंक्लूड होते हैं जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, और ये मेटल बाइंडिंग प्रोटीन होती हैं। तो ये जो स्पेशली जो गैमा ग्लोबुलिन होती है प्रोटीन, इसका फंक्शन इम्यून रिस्पॉन्स में है, क्योंकि इसमें बहुत मोस्टली जो है वो एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम पहले फाइब्रिनोजन की बात करें, अगर हम ब्लड प्लाज्मा से इस फाइब्रिनोजन को रिमूव कर दें जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है, तो पीछे जो फ्लूइड रह जाता है उसको हम सीरम कहते हैं। तो जो रिमेनिंग 3% पार्ट है प्लाज्मा का, वो कंपोज होता है इलेक्ट्रोलाइट्स पे, अमाइनो एसिड्स पे, इसके अलावा ग्लूकोज पे, कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ वेरियस टाइप के एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड को एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम यूटिलाइज करते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जिनका बॉडी का ऐसे रिमूवल ज़रूरी होता है और वो भी ब्लड के थ्रू होता है। इसके अलावा कुछ ट्रेसेस ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्लड में पाए जाते हैं। अब अगर हम ब्लड के सेकंड पार्ट की बात करें जो कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं या सेलुलर कंपोनेंट हैं जो ब्लड का, तो ये बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सेल्स या फॉर्म एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। पहले को हम एरिथ्रोसाइट्स, इसको रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या आरबीसीज कहा जाता है। इसके बाद ल्यूकोसाइट्स है जिसको वाइट ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी की कहा जाता है। और थर्ड टाइप जो है वो प्लेटलेट्स है जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यूजली स्ट्रेंथ होती है वो आरबीसीज की होती है, ताकि वो ब्लड की में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कर सकें। लेकिन एज़ कम्पेयर टू आरबीसीज जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनका नंबर बहुत ज़्यादा लोअर होता है और ये सिर्फ 1 to 2% ऑफ ब्लड वॉल्यूम जो है वो बनाते हैं। तो इसके फर्दर हम जो इसकी साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस है उस पर वाइट ब्लड सेल्स को 2 टाइम में डिवाइड करते हैं। एक को हम ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में नहीं पाए जाते, जिनमें जो है वो 2 टाइप्स के फर्दर सेल्स आते हैं जिसको हम लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स बोलते हैं। और इसके बाद फिर ग्रेनुलोसाइट्स हैं जिनमें के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और जो 3 टाइप के ग्रेनुलोसाइट्स हैं ये एस्नोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं और न्यूट्रोफिल्स हैं। इसके साथ जो थर्ड टाइप के फॉर्म एलिमेंट्स हैं इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, इसको इनको प्लेटलेट्स भी कहा जाता है, और ये फ्रेगमेंटेड सेल्स जो है होते हैं। तो अगर हम इनकी प्रोडक्शन की बात करें सेल्स की, तो सेल्स की जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है इसको हम हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। और सबसे पहले जो इनिशियली ब्लड की सारे ब्लड सेल की प्रोडक्शन है वो बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन में स्टार्ट होती है। वहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स होते हैं और ये अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल जो है वो फिर डिफरेंशिएट होकर 3 टाइप्स के लार्जेस्ट सेल्स बनाते हैं, जिसमें से एक एरिथ्रोसाइट प्रिकॉसर्स हैं, दूसरे जो हैं वो ल्यूकोसाइट प्रिकॉसर्स हैं और तीसरा जो है वो मेगा कैरियोसाइट्स हैं। तो अगर हम एरिथ्रोसाइट की बात करें तो एरिथ्रोसाइट प्रिकॉसर जो होता है वो डिफरेंशिएट होकर फर्दर एरिथ्रोसाइट बना देता है और मेगा कैरियोसाइट जो है वो डिफरेंशिएट होकर प्लेटलेट्स बना देता है। लेकिन जो ल्यूकोसाइट्स प्रिकॉसर सेल्स हैं ये विद द हेल्प विद या विदाउट द हेल्प ऑफ थाइमस ग्लैंड ये फर्दर 2 टाइप्स बना रहते हैं, जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं और ग्रेनुलोसाइट्स हैं। तो ए ग्रेनुलोसाइट्स के ऊपर जो थाइमस ग्लैंड है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, असरअंदाज होता है, इसको इन्फ्लुएंस करता है और ए ग्रेनुलोसाइट्स बनाता है। जो ए ग्रेनुलोसाइट्स 2 कैटेगरीज़ के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ये मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट फर्दर डिफरेंशिएट होकर मैक्रोफेजेस, बी सेल्स और टी सेल्स बनाते हैं। तो बी सेल्स फर्दर जो है वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसके बाद अगर हम ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो ग्रेनुलोसाइट्स जो है वो डिफरेंशिएट होकर 3 टाइप के सेल्स बनाता है, जिसमें हम एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। तो एडल्ट्स में जो ह्यूमन एडल्ट्स में उसमें सब में जो इस सेल्स का जो ओरिजिन है, जो हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस है या सेल प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन में पाया जाता है। तो अगर हम फर्स्ट टाइप के जो फॉर्म एलिमेंट्स हैं या सेलुलर कंपोनेंट्स की बात करें तो वो रेड ब्लड सेल्स हैं, इसको रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या आरबीसीज भी कहा जाता है। इनको एरिथ्रोसाइट्स जैसे मैंने पहले बताया भी कहा जाता है। और बेसिकली जो वर्ड एरिथ्रोसाइट है ये ग्रीक वर्ड एरिथ्रोस से है, जिसका मतलब होता है रेड, और साइट्स इसका मतलब होता है सेल्स।
तो अगर ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी शेप, साइज़ और नंबर जो है ये बहुत ड्रामेटिकली चेंज होते हैं डिफरेंट वर्टिब्रेट क्लासेस में। अगर हम एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करें तो जो आरबीसीज मोस्टली वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसका मतलब है कि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन जो आरबीसीज ऑफ मैमल के होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं या एन्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसके साथ वैसे तो फिशेस और एम्फीबियंस जो है भी ऐसी क्लास है जिसमें के जो आरबीसीज होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन कुछ एम्फीबियंस और कुछ बर्ड स्पीशीज़ फिश स्पीशीज़ ऐसी हैं जिसमें ए न्यूक्लिएटेड आरबीसीज भी पाए जाते हैं। तो अगर हम वर्टिब्रेट्स ग्रुप की स्पेसिफिकली बात करें तो सबसे जो लार्जेस्ट जो आरबीसी है ये एक सैलामेंडर है जिसको एम्फ्यूमा बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। और इसके साथ अगर बर्ड्स की आरबीसीज की बात करें तो बर्ड्स के आरबीसीज जो होते हैं ये ओवल शेप होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनका साइज़ जो है वो यूजली ग्रेटर देन मैमल आरबीसीज होता है। तो जो बर्ड्स में सबसे लार्जेस्ट जो आरबीसी रिकॉर्ड किए गए हैं या ऑब्जर्व किए गए हैं ये ऑस्ट्रिच में पाए जाते हैं। तो जो मोस्टली मैमल सेल्स के आरबीसीज होते हैं ये बाई कनकेव डिस्क होती है, लेकिन कैमल और लामा ऐसे मैमल स्पीशीज़ है जिसमें आरबीसीज एलिप्टिकल शेप के होते हैं। तो ये से अभी ये बाई कनकेव शेप की हमने बात की, ये बाई कनकेव शेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिस्पेक्ट टू फंक्शन क्योंकि ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है ताकि इसमें गैस डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सके एज़ कम्पेयर टू फ्लैट या डिस्क या आर स्पेस स्पेशियस शेप्स। तो जनरली जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं उसमें फ्यूअर जो है वो होते हैं आरबीसीज एज़ कम्पेयर टू हायर वर्टिब्रेट्स, और इनमें जो इनका साइज़ भी होता है जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें आरबीसीज का साइज़ ग्रेटर होता है, बड़ा होता है और एज़ कम्पेयर टू द इनवर्टिब्रेट्स, हायर इनवर्टिब्रेट्स। तो अमंग द इंटायर मैस ऑफ आरबीसीज तो अगर हम देखें तो ये हीमोग्लोबिन पर मुश्तमिल होता है, और बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है ये वर्ड ग्रीक वर्ड हीमा विच मीन्स ब्लड और लैटिन वर्ड ग्लोबुलस विच मीन्स लिटिल ग्लोब से है, और ये ऐसी स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है, और इसका जो रोल है ये आरबीसीज के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है। तो जो अगर इसी तरह अगर हम मेजर रोल देखें रेड ब्लड सेल्स का या एरिथ्रोसाइट्स का तो इसका रोल है कि ऑक्सीजन को पिक करना इन्वायरमेंट से, फिर इसको बेंड करवाना हीमोग्लोबिन के साथ ताकि वो एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना सके, और फिर इसको ट्रांसपोर्ट करना है बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ की तरफ। तो जब ब्लड रिच होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से तो उस वक्त ये ब्राइट रेड कलर का होता है, लेकिन जैसे ही ये टिश्यू में पहुंचता है और वहाँ से ब्लड ऑक्सीजन से डिफ्यूज़ हो जाती है ये डार्कर कलर का होना शुरू हो जाता है और ब्लू अपीयरेंस देना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम ब्लड को देखें जब ये कट होके सरफेस के ऊपर आता है या तो उस वक्त इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है और इमीडिएटली ये ब्लड जो होता है ये ब्राइट रेड कलर का हो जाता है। इसके साथ साथ जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि हीमोग्लोबिन का रोल जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में है, लेकिन कुछ फॉर्म में ये वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट भी करता है, और उस फॉर्म में जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बेंड करती है तो इसको हम कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और आमतौर पे ये जो टिश्यू टू लंग्स जो होती है या गिल्स ट्रांसपोर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, इसमें इसका रोल जो है वो पाया जाता है। तो शेप के हवाले से अगर हम फर्स्ट देखें तो जो सैलेमेंडर है जो आरबीसीज होते हैं ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और स्लाइटली इनका साइज जो होता है ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू स्नेक। तो स्नेक्स में यूजली ये जो सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और उसका साइज़ सैलेमेंडर के निस्बत छोटा होता है। इसके बाद ऑस्ट्रिच है उसमें भी जो आरबीसीज हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं ये जो है न्यूक्लिएटेड है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन इसके बाद अगर हम रेड कैंगरू की बात करें तो उसमें एन्यूक्लिएटेड या एन्यूक्लिएटेड होते हैं और इनकी जो शेप होती है वो बाई कनकेव डिस्क होती है जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके बाद फिर अगर हम कैमल की बात करें या लामा की बात करें तो उसमें जो सेल्स होते हैं ये एलिप्सॉइड्स होते हैं और इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो पिक्चर के एंड पे आपको एक लाइन नज़र आ रही है, इसको हम बार बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बार का जो साइज़ है वो 10 माइक्रो मीटर रखा गया है।
इसके बाद अगर हम साइकिल टाइप के वाइट ब्लड सेल सेल्स की बात करें तो ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, और वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और ये ग्रीक वर्ड ल्यूकोसाइट मतलब विच मींस वाइट, और साइट्स है जिसका मतलब होता है सेल्स। तो बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये स्क्वेंजर्स होते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। इसके साथ साथ ये रिमूव करते हैं फॉरेन केमिकल्स को, और साथ में जो डेब्रिस पैदा होती है एज ए रिज़ल्ट ऑफ डेड और इंजर्ड सेल्स। तो आरबीसीज जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं ये सारे के सारे इमेच्योर सेल से बनते हैं जिनको हम स्टेम सेल्स बनते हैं। ये सारे जो स्टेम सेल्स होते हैं ये बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, और एक प्रोसेस होता है जिसको हम हेमेटोपायोसिस बोलते हैं, इससे ये डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन होती है। तो हेमेटोपायोसिस बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रीक हम से जो हेमेटो ब्लड और पायोन विच मीन्स टू मेक। तो जो पहले टाइप के सेल्स हैं वाइट ब्लड सेल्स के उसको हम ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, जिसके ग्रेनुल्स में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और उसमें जो पहले टाइप के सेल्स हैं ये एस्नोफिल्स कहलाते हैं। तो एस्नोफिल्स जो हैं ये ऐसे ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं जो फिगोसाइटोटिक इन नेचर होते हैं, और ये इंजेस्ट करते हैं फॉरेन प्रोटीन और क्रिएट करते हैं इम्यून कम्प्लेक्सेस, और इसके साथ ये बैक्टीरिया को इंजेस्ट नहीं करते। तो इसी तरह जो जो मैमल्स एस्नोफिल्स होते हैं वो एक केमिकल भी रिलीज़ करते हैं जो बेसिकली इफ़ेक्ट करते हैं उनका जिसका जो इफ़ेक्ट होता है वो सर्टन इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स के ऊपर होता है, और ये इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स को रिड्यूस करते हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शन में पैदा होते हैं। तो इस तरह अगर हम बेसोफिल्स की बात करें तो इनकी तादाद सबसे कम होती है डब्ल्यूबीसीज़ की अदर कैटेगरीज़ में, और ये जो रिएक्ट करते हैं विद द फॉरेन सब्सटेंसेस, और इनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कुछ केमिकल रिलीज़ कर जिसको हम हिस्टामीन और हेपरिन बोलते हैं। जो हिस्टामाइन है या वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, और इससे कुछ फ्लूइड को रिलीज़ करता है एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे फ्लूइड को लीक आउट करता है। इसके साथ जो हेपरिन है ये प्रिवेंट करता है कि ब्लड क्लॉट ना कर जाए। इसके साथ जो थर्ड टाइप के सेल्स हैं ग्रेनुलोसाइट्स के, इसको हम न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं, और ये तादाद में सबसे ज़्यादा होते हैं, और ये आम तौर पर केमिकली जो है वो अट्रैक्ट होते हैं एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, और वहाँ पे फिगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं। तो इसके साथ अगर हम सेकंड टाइप वाइट ब्लड सेल्स की डिस्कस करें जिसको हम एग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, और एग्रेनुलोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। तो ये टू टाइप के एग्रेनुलोसाइट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, और जो टू डिस्टिंक्ट टाइप है लिम्फोसाइट्स की वो बी सेल्स और टी सेल्स कहलाते हैं, और दोनों का जो बेसिक रोल है वो सेंट्रल इम्यून सिस्टम में है, या सेंट्रल इम्यून रिस्पॉन्स है इनका। तो बी सेल जो है बेसिकली ओरिजिनेट होते हैं बोन मैरो में, और उसके बाद फिर ये लिम्फॉइड टिश्यू में कॉलोनाइज होते हैं जहाँ पर ये मेच्योर होते हैं। इसके साथ अगर हम देखें टी सेल्स को तो ये थाइमस ग्लैंड के साथ एसोसिएट होते हैं। इसके बाद फिर ये कॉलोनाइज करते हैं लिम्फॉइड टिश्यू को, और इनका जो रोल होता है वो इम्यून रिस्पॉन्सेस क्रिएट करना है। तो बी सेल जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये फिर फर्दर डिवाइड और डिफरेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। तो अगर हम ये कुछ शेप देखें तो पहली जो शेप आपको नज़र आ रही है ये बाइकनकेव शेप है ह्यूमन एरिथ्रोसाइट की, जिसको 1500x पे दिखाया गया है। तो बी में अगर हम देखें तो ये रेड स्टेनिंग जो है वो ग्रेनुलोसाइट्स हैं जो एस्नोफिल्स हैं, जिसके जो है वो ग्रेन्यूल्स वो रेड स्टेन हुए हैं। इसके बाद अगर हम सी में देखें तो इसका जो ग्रेन्यूल्स हैं ये जो स्टेनिंग हुई है ये ब्लू स्टेनिंग है। इसके बाद फिर अगर हम डी में देखें तो ये न्यूट्रोफिल्स हैं, क्योंकि ये इनके जो ग्रेन्यूल्स हैं वो लाइट पिंक स्टेन है, और इसके मल्टी लोब पाए न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो जो सेल्स बी से अगर हम डी तक डिस्कस करें तो ये सारे ग्रेनुलोसाइट्स कहलाते हैं, लेकिन उसके बाद जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो ई और एफ जो है वो हैं इस डायग्राम में, और ये मोनोसाइट्स होते हैं, और इसके साथ ये लिम्फोसाइट्स होते हैं जिनको 710 टाइम जो है वो ग्रेटर करके दिखाया गया है। इसके बाद जो लास्ट टाइप के फॉर्म एलिमेंट्स हैं इसको हम प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं,
और इनको प्लेटलेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो प्लेट लाइक होती है, या इनकी जो फ्लैटनेस होती है वो प्लेट लाइक होती है। लेकिन इनको थ्रोम्बोसाइट्स ग्रीक वर्ड थ्रोम्बस की वजह से कहा जाता है क्योंकि इनका रोल जो होता है वो क्लॉटिंग में होता है, तो इस वजह से इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। बेसिकली ये डिश शेप फ्रेगमेंट्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। तो जब कोई भी ब्लड वेसल्स इंजर्ड होती है तो ये प्लेटलेट्स इमीडिएटली उस साइट्स पे, इंजर्ड साइट्स पे पहुंच जाते हैं और वहाँ क्लम्पिंग करते हैं, क्योंकि अपने आप को डैमेज एरिया के साथ अटैच कर लेते हैं। तो जैसे ही अपने आप को डैमेज एरिया के साथ अटैच कर लेते हैं, वहाँ पे प्रोसेस जो है वो कोगुलेशन का, ब्लड कोगुलेशन का वो स्टार्ट हो जाता है और फर्दर ब्लड लॉस वो रिड्यूस हो जाता है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें जो कि 500x पे लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखाई गई है, तो जो जिम्सा स्टेनिंग प्लेटलेट सेल्स हैं जो ब्लू डॉट्स की शेप में नज़र आ रहे हैं, इनको जो है वो रेड ब्लड सेल्स ने सराउंड किया हुआ है जो पिंक सेल्स के हैं, जो पिंक स्टेन्ड हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो जो लार्ज सेल्स हैं दीज आर रेड ब्लड सेल्स, और स्मॉल डॉट्स हैं, ब्लू डॉट्स हैं, दीज आर प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये हमारा टॉपिक था ब्लड का करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड जो हमने डिस्कस किया।